महिलाओं की भूमिका एवं नारीवादी संगठन। देखिए सिलेबस में हमने मुख्य विशेषताएं देख ली हैं और वैश्वीकरण का प्रभाव। चलते हैं महिला एवं महिला संगठन। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर में ठीक ठाक प्रश्न रहे हैं यहाँ से, है ना। जैसे देखिए 2025 में यहाँ से डायरेक्ट सवाल नहीं था, 24 में एक सवाल पूछा है क्या, लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता। यहाँ निष्पक्षता लिखा है, इंग्लिश में समता लिखा है, इक्विटी लिखा है, जबकि निष्पक्षता की अंग्रेजी फेयरनेस होती है। यही है ट्रांसलेशन का कमाल। इसलिए थोड़े बहुत अंग्रेजी शब्द सीखने का कोशिश करें। तो पूछ क्या रहा है, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी एंड वीमेन इंपावरमेंट, है ना। ट्रांसलेशन हिंदी में लिख दिया है लैंगिक निष्पक्षता, जबकि उसका शुद्ध हिंदी इक्विटी का क्या होता है, समता एवं महिला सशक्तिकरण के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। कार्यक्रम की परिकल्पना और कार्यान्वयन में लैंगिक सरोकारों को ध्यान में रखना क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे कोई भी विकास कार्यक्रम अगर आप बनाते हैं तो उसमें लैंगिक सरोकारों को ध्यान रखना है ना। क्यों जरूरी है, मतलब कि लिंग से संबंधित मुद्दे, है ना, इसको लेकर हम जब भी कार्यक्रम बनाते हैं इन बातों का ध्यान क्यों रखते हैं कि कौन से लिंग के लोग अधिक प्रभावित हैं या नहीं है। विकास के लाभों में सभी लिंग की भागीदारी होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर लैंगिक सरोकारों को ध्यान रखने के पीछे कारण क्या है। तो आपको प्रश्न सिंपली कंसेप्ट पूछ रहा है, जेंडर इक्वालिटी क्या है, जेंडर इक्विटी क्या है, वीमेन इंपावरमेंट क्या है ना। और कार्यक्रम की परिकल्पना और कार्यान्वयन में लैंगिक सरोकारों को ध्यान में क्यों रखा जाना चाहिए। दूसरा सवाल है 2023 में पूछा है, भारतीय समाज में नव युवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है, स्पष्ट कीजिए। क्या पूछा है 2019 में ही महिलाओं के मुद्दों को सामाजिक सुधार आंदोलन भेद से मुक्त करने का हमारी समाज की मूलभूत जो है इकाई है, जो नाम रूल ऑफ वुमेन। जैसे क्या किसी भी समाज की परिकल्पना महिलाओं के बिना की जा सकती है क्या, नहीं। महिलाओं को आप आदि दुनिया कहते हैं, है ना। वो हमारी समाज की मूलभूत जो है इकाई है, जो समाज रूपी महिला और पुरुष और दोनों के सहयोग के बिना यह समाज का विकास हो ही नहीं सकता। तो कोई भी समाज तभी विकास के पथ पर आगे बढ़ सकता है, या कोई भी समाज प्रगतिशील तभी कहला सकता है जब वहां पर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी जीवन के हर क्षेत्र में भागीदारी हो। यानी जो भी विकास प्रक्रिया है उसमें महिलाएं उतनी ही लाभान्वित हो जितनी पुरुष हो रहे हैं। और इन दोनों में से अगर किसी की को भी अगर लाभान्वित कोई कम होगा तो समाज का विकास अवरुद्ध होगा। इसलिए आपसे पूछ क्या रहा है, रूल ऑफ विमेन, महिलाओं की भूमिका क्या है। सामान्य तौर पर समाज के स्तर पर महिलाओं की भूमिका को समाज ने कभी भी अधिक ध्यान ही नहीं दिया, उनकी भूमिका को सराहा ही नहीं गया। हाल के वर्षों में अगर आप देखें, पिछले 3-4 दशकों में धीरे धीरे रोल ऑफ वुमेन को समाज के स्तर पर, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हर क्षेत्र में अब धीरे धीरे अप्रिशिएट किया जा रहा है। लेकिन सदियों से जो महिलाएं हैं वो पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था के अधीन रही है। और इतिहास के सभी युगों में कमोवेश महिलाओं की सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक राजनीतिक स्थिति दयनीय ही रही है। तो अगर किसी भी समाज को अगर विकास करना है ना, तो वह महिलाओं की भूमिका को उसे स्वीकारना होगा। जीवन के हर क्षेत्र में उसे महिलाओं को आवाज बढ़ाना होगा, कहीं ना कहीं महिलाओं की आवाज को बुलंद करना होगा। और अगर ऐसा कोई समाज कर पाता है तो वह समाज विकास के पथ पर आता है। तो रोल ऑफ वुमेन को हमें इस टॉपिक में मुख्य रूप से समझना है, और वुमेन से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं हैं, कौन कौन से नारीवादी संगठन वुमेन को लेकर डेवलप हुए हैं भारत में, इन सब के बारे में चर्चा करनी है। सबसे पहले जो हमें है महिलाओं की भूमिका को समाज और संस्कृति के संदर्भ में, जैसे आप दो टर्म पढ़ते हैं या महिला और पुरुषों के मध्य विभेद अंतर का दो आधार आप देख सकते हैं, है ना। अंतर का अगर आधार आप देखें तो इसको मोटे तौर पर आप दो भाग में बांटकर देख सकते हैं। एक को आप कह सकते हैं शारीरिक जैविक या प्राकृतिक विभेद या अंतर, और एक को आप कहते हैं कि जो समाज और संस्कृति, किसी भी समाज व संस्कृति द्वारा महिला तथा पुरुष के मध्य विभिन्न आधारों पर अंतर किया जाता है। ये जो अंतर है यह शारीरिक अंतर है, शारीरिक संरचना के आधार पर, जैविक संरचना के आधार पर महिला और पुरुष दोनों अलग अलग है ना। और इसको हम नेचुरल डिवीजन कह सकते हैं, नेचुरल डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं। यानी यह जो है इसको हम सेक्स के जरिए डिनोट करते हैं। यह प्रकृति द्वारा बनाई गई है ना, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, प्रदान किया गया है ना। इसलिए इसको आप कहते हैं नैसर्गिक। शारीरिक संरचना के आधार पर महिलाएं भी क्या जानती हैं कि वो पुरुषों से भिन्न है, पुरुष भी जानते हैं कि महिलाओं से भिन्न है। ये जो है ये मानव निर्मित नहीं है, क्या लिखा हमने, यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, मानव द्वारा नहीं बनाया गया है, मानव द्वारा निर्मित नहीं है। और इसके नाम पर महिला और पुरुषों के मध्य विभेद नहीं होता है। इसे हम सेक्स से डिनोट करते हैं, जो शारीरिक अंतर है ना। जब भी आप एग्जाम में फॉर्म भरते हैं तो वहां क्या लिखा रहता है, सेक्स, मेल फीमेल या अदर्स, है ना। तो कहीं ना कहीं सेक्स शारीरिक अंतर को बताता है, जैविक अंतर को बताता है। जबकि कोई भी समाज और संस्कृति जब श्रम का विभाजन करती है, संपत्ति, विशेषाधिकार, अधिकार, संसाधनों तक पहुंच का विभाजन करती है, और उस क्रम में महिला और पुरुषों के मध्य जो विभेदन करती है, वह भी महिला और पुरुष के मध्य विभेद का सबसे बड़ा आधार है। और इसे हम व्यक्त करते हैं जेंडर के जरिए। यानी अगर हम देखें तो सेक्स और जेंडर सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन कंसेप्ट के आधार पर, अवधारणा के आधार पर दोनों में अंतर है। एक जो है वो नेचुरल विभेद को बताता है, नैसर्गिक, जैविक या शारीरिक अंतर को बताता है, जबकि दूसरा जो है वो किसी भी समाज और संस्कृति द्वारा
महिला और पुरुषों के मध्य चाहे श्रम का विभाजन हो, चाहे प्रतिष्ठा का विभाजन हो, चाहे सम्मान या विशेषाधिकार का विभाजन हो, या संसाधनों तक उसकी पहुंच का विभाजन हो, इसको लेकर जो महिला और पुरुषों के मध्य विभेद करती है वह जेंडर के द्वारा अभिव्यक्त होता है। यानी जेंडर एक सामाजिक सांस्कृतिक उत्पाद है, समाज और संस्कृति द्वारा निर्मित संरचना है, और जिसके आधार पर महिला और पुरुषों के मध्य जीवन के हर क्षेत्र में अंतर किया जाता है। शारीरिक संरचना के आधार पर व्याप्त अंतर, इस बात को महिला और पुरुष दोनों स्वीकारते हैं, और इसको लेकर दुनिया के समाजों में अधिक भेद नहीं होता है। जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव है, इसकी जड़ कहां है? जेंडर आधारित सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में। तो जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट रियलिटी है, समाज द्वारा निर्मित वास्तविकता है, जिसमें किसी भी महिला और पुरुष के मध्य अंतर विभिन्न क्षेत्र में किया जाता है। सेक्स के आधार पर अंतर नहीं होता, सेक्स के आधार पर सिर्फ आप डिनोट कर सकते हैं, लेकिन जो समाज और संस्कृति किसी भी महिला के लिए क्या कार्य तय करती है, किसी भी महिला के क्या अधिकार निर्धारित करती है, किसी भी महिला के प्रति सम्मान क्या होना चाहिए, किसी भी महिला के संसाधनों तक कितनी पहुंच होनी चाहिए, किसी भी महिला के क्या कार्य है, इसको लेकर जो पुरुषों और महिलाओं के मध्य विभेद करती है, उस विभेद का आधार क्या है? जेंडर। यानी जेंडर जो है वह एक सामाजिक सांस्कृतिक विभाजन को बताता है ना। और यह पूरी दुनिया के समाजों में महिला और पुरुषों के मध्य विभेद का सबसे बड़ा आधार यही है, अंतर यही। तो कई बार हम सेक्स लिख देते हैं, कई बार जेंडर, दोनों का हिंदी को लेकर समस्या है। सेक्स को भी हम हिंदी में लिंग लिखते हैं, और जेंडर के लिए भी अधिकतर हम लिंग लिखते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? जेंडर के लिए हमें कोई उपयुक्त शब्द नहीं मिलता। तो आप चाहें तो जेंडर ऐसे लिख सकते हैं। सेक्स और जेंडर दोनों में भेद है, और इस अंतर को आपको अच्छे से समझना है। और यह जो विभेद है जेंडर का, मुख्य जो है महिलाओं के प्रति भेदभाव का जो सबसे बड़ा आधार है वह है जेंडर। तो कोई भी समाज और संस्कृति महिला और पुरुषों के मध्य जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो श्रम का विभाजन हो, चाहे सम्मान अधिकार का विभाजन हो, चाहे संसाधनों तक उनकी पहुंच का हो, चाहे अन्य क्षेत्र में विभाजन हो, ये जिस स्टीरियोटाइप पर जो पूर्वाग्रह से युक्त होकर करती है, उसी को हम जेंडर द्वारा व्यक्त करते हैं। और दुनिया का अगर हम देखें समाज, अधिकांश समाज जो है वो पितृसत्तात्मक रहा है, पुरुष प्रधान रहा है। पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहां किसी महिला के जीवन से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने का अधिकार पुरुषों के हाथों में केंद्रित है ना। और उसी हाथों में केंद्रित होने के कारण महिलाओं के जीवन से जुड़े हर पहलुओं में, चाहे कोई पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, यही अधिकार किसी महिला के जीवन के बारे में निर्णय लेते हैं। तो दुनिया के अधिकांश समाजों में महिला और पुरुषों के मध्य जो विभेद हुआ है, अंतर हुआ है, उसका प्रमुख आधार क्या है? जेंडर है। तो थोड़ा सा नोट करिए फटाफट, है ना, लिखिए। देखिए, महिलाओं को आधी दुनिया कहा जाता है, जो किसी भी महिलाओं को आधी दुनिया कहा जाता है जो किसी भी समाज का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसके बिना, जो किसी भी समाज का एक महत्वपूर्ण घटक है, कंपोनेंट है, जिसके बिना समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती, जिसके बिना समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। देखिए, महिला तथा पुरुष समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, जिनमें तारतम्यता संतुलन व समन्वय के आधार पर, तारतम्यता, संतुलन एवं समन्वय के आधार पर ही किसी भी समाज का विकास हो सकता है या होता है, किसी भी समाज का विकास होता है। पैराग्राफ चेंज करके देखिए, महिला तथा पुरुषों के मध्य अंतर को प्रायः दो आधारों पर देखा जाता है। महिलाओं तथा पुरुषों के मध्य अंतर को प्रायः दो आधारों पर देखा जाता है। पहला, जीव विज्ञानी या शारीरिक या प्राकृतिक आधार, जीव विज्ञानी, बायोलॉजिकल और फिजिकल और नेचुरल डिवीजन, जीव विज्ञानी या शारीरिक या प्राकृतिक विभाजन, डैश देकर लिखिए। शारीरिक संरचना के आधार पर महिलाएं पुरुषों से भिन्न हैं। शारीरिक संरचनाओं के आधार पर महिलाएं पुरुषों से भिन्न हैं। और दुनिया के अधिकांश समाजों में इस आधार पर महिलाओं के प्रति भेदभाव प्रायः नहीं देखा जाता। शारीरिक आधार पर व्याप्त यह अंतर मनुष्य द्वारा नहीं किया गया, बल्कि यह प्रकृति की देन है। शारीरिक आधारों पर व्याप्त अंतर मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि यह प्रकृति की देन है। इसे सेक्स के द्वारा, लिंग द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इसे सेक्स के जरिए डिनोट किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है। दूसरा, समाज व संस्कृति आधारित। सेकंड, समाज व संस्कृति आधारित
देखिए, महिला एवं पुरुषों के मध्य विभेद अंतर मुख्यतः समाज व संस्कृति से निर्देशित व पोषित होते हैं। समाज व संस्कृति से निर्देशित व पोषित होते हैं, अर्थात यह समाज व संस्कृति द्वारा ही बनाया गया है। अर्थात यह समाज व संस्कृति द्वारा ही बनाया गया है। अर्थात कोई भी समाज श्रम प्रतिष्ठा अवसरों व संसाधनों तक पहुंच, कोई भी समाज श्रम प्रतिष्ठा अवसरों व संसाधनों तक पहुंच के क्रम में महिला तथा पुरुषों, है ना, महिला तथा पुरुषों के मध्य जो अंतर करता है उसे जेंडर द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। अर्थात जेंडर महिला तथा पुरुष के मध्य सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन में हर आधार पर व्याप्त अंतर को प्रदर्शित करता है। जैसे अब आप सोचिए कि ये जो जेंडर है ये सोसाइटी और कल्चर कंस्ट्रक्ट रियलिटी है। जेंडर जो है वो समाज और संस्कृति द्वारा बनाई गई है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, हस्तांतरित होती चली जाती है और महिलाओं के विरुद्ध यह सामाजिक जीवन में स्थापित हो जाती है। यानी श्रम का बंटवारा करना हो, चाहे कार्य का, सम्मान का, अवसर व संसाधन तक पहुंच का, इन सब का विभाजन जब समाज और संस्कृति मर्द और औरत के आधार पर करने लगी, है ना, कि यह कार्य मर्द का है, यह कार्य महिला का है, यह कार्य जो है यहां तक पहुंच पुरुषों की होनी चाहिए या महिलाओं की होनी चाहिए, यानी अगर इसका निर्धारण अगर समाज करने लगे तो वैसी स्थिति में यह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती जाती है, हस्तांतरित होती जाती है, ट्रांसफर होती है और महिलाओं के प्रति विभेद का एक बड़ा आधार बन जाती है। और जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति इसी आधार पर व्यवहार करता है, उसे कुछ भी बुरा नहीं लगता। जैसे आप सोचिए कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो नहीं जानता कि महिला और पुरुष क्या होता है, लेकिन इस समाज और संस्कृति उसे हर कदम कदम पर इस बात का एहसास कराती है कि तुम पुरुष हो, तुम महिला हो, और जो समाज और संस्कृति के तौर तरीके हैं उसके अनुरूप उसे आचरण करने के लिए तैयार करती है। जैसे कोई पैदा शिशु होता है उसे मर्द या औरत या समाज बनाता है कि मर्द के योग्य क्या कार्य हैं, क्या भूमिकाएं हैं, कैसे पहनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या व्यवहार करना चाहिए, महिलाओं को क्या पहनना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सब समाज और संस्कृति क्या करती है, निर्धारित करती है। पैदा तो कोई शिशु होता है, उसे मर्द और औरत के रूप में वर्गीकृत करने का कार्य कोई समाज करता है। और ये जो जेंडर है यही सोशल कंस्ट्रक्ट रियलिटी है। और इस तरह की मानसिकता, विचार पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है। और इस आधार पर वो किसी भी महिला और पुरुष के व्यक्तित्व में डाल दी जाती है कि वह जब भी लिंग के आधार, जेंडर के आधार पर भेदभाव करता है तो उसे बुरा नहीं लगता। जीवन के हर क्षेत्र में इसी आधार पर भेदभाव किया गया। अब आपको जानकर हैरत होगी कि गुण में, रंग में, हर क्षेत्र में महिला और पुरुषों के मध्य विभाजन, जेंडर आधारित विभाजन होगी। पिंक कलर, पर्पल कलर, रंग तो रंग ही है, रंग की जात क्या, रंग का जेंडर क्या, लेकिन पिंक, पर्पल ये महिलाओं का कलर है, ब्लू, ब्लैक ये पुरुषों का कलर है। रंग तो रंग है भाई, गुण। कोई बच्चा अगर बहुत संवेदनशील हो, भावुक हो, अगर किसी साधारण सी बात पर रो पड़े, अगर वह बच्चा जो है बॉय है तो आप आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, क्या लड़कियों की तरह रोता है, मतलब रोने का कार्य भावना प्रवण अधिक कौन होगी, महिलाएं होंगी। जो महिला अगर छोटे बाल रहती है, साहसिक, तो उसे क्या कहते हैं, मर्दाना है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। मतलब युद्ध, साहस, कौशल, इसका कार्य जो है वो किसका है, पुरुषों का है, ये कार्य महिलाओं का है नहीं। तो समाज और संस्कृति क्या करता है, श्रम का विभाजन, कार्य का विभाजन करता है। रंग का विभाजन, रंग तो रंग ही, रंग की जात क्या, लेकिन हमने क्या कर दिया कि रंग में भी विभाजन कर दिया कि पर्पल और पिंक जो है ये विमेन स्पेसिफिक कलर होंगे, ब्लैक, ब्लू ये सब किसके, मेल स्पेसिफिक होते हैं, है ना। और जीवन के हर क्षेत्र में ऐसी धारणा बना दी गई कि मर्द के ये गुण है, महिलाओं के ये गुण, तो गुण है भाई। क्या कोई पुरुष बहुत भावुक नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो मनुष्य ही क्या जो भावना संवेदना उनसे युक्त ना हो। लेकिन जो है अगर कोई पुरुष बात बात में अगर रोने लगे, भावुक हो जाए, तो हम यह समाज उसके इस भूमिका को एक्सेप्ट नहीं करता है। मर्द बनो, क्या कहते हैं यार, मर्द बनो, मतलब कि मर्द का गुण क्या है कि भावनाओं पर नियंत्रण रखना, साहस, शौर्य, ये मर्द का गुण है ना। और भाव प्रवण होना, भावुक होना, चेतना, संवेदना से युक्त अधिक होना, ये महिलाओं का गुण है। जीवन के हर क्षेत्र में इस जेंडर स्टीरियोटाइप जो है हमारे समाज में प्रचलित है कि ये कार्य पुरुषों का है, ये कार्य महिलाओं का है। यहां तक कि हमने सामानों में भी क्या कर दिया, महिला उत्पाद अलग होंगे पुरुष, शारीरिक संरचना के आधार पर जो उत्पाद अलग है वो अपनी जगह सही है, परंतु हमने हर क्षेत्र में ये महिलाओं का, और ये सारी बातें व्यक्तित्व में इस प्रकार डाल दी जाती है कि जब हम जेंडर आधारित भेदभाव करते हैं तो हमें कुछ भी बुरा नहीं लगता। और दैनिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार की विचारधारा इतनी बार हम प्रयोग में लाते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये हमारे व्यक्तित्व में जेंडर आधारित भेदभाव, स्टीरियोटाइप
कहीं ना कहीं आत्मसात हो जाता है, कहीं ना कहीं समावेशित हो जाता है। रोड पर अगर पल्सर से आगे कोई स्कूटी पर महिला निकल जाए तो उस पल्सर या बुलेट पर सवार व्यक्ति के पुरुषत्व को धक्का लग जाता है। क्यों? चार लड़कियां अगर आगे आगे चले, उसके पीछे चार लड़के चलते चलते उन्हें कहीं ना कहीं अपने आत्मसम्मान की हानि लगती है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समाज ने बचपन से लेकर युवा तक यही सिखाया है कि पुरुष श्रेष्ठ होते हैं, पुरुष ऐसे होते हैं, महिलाएं ऐसी होती हैं, महिलाएं वैसी होती हैं। ये सब क्या है? जेंडर आधारित स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप एक प्रकार का पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस, कठोर जो समाज में फैला हुआ है कि महिलाएं कमजोर होती, महिलाएं जीवन के कठिन परिस्थितियों में निर्णय ले पाने में सक्षम नहीं होती है। अधिकांश एयरलाइंस, हवाई जहाज के पायलट के रूप में महिलाओं को 90s के डिकेड तक स्वीकार नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि कठिन परिस्थितियों में कोई महिलाएं जो है वह साहसपूर्ण निर्णय नहीं ले पाएंगी। जो महिला किसी मर्द को जन्म दे सकती है ना, दुनिया में सबसे बड़ा पेन लेबर पेन कहते हैं, किसी भी प्रसव कार्य के दौरान, संतान की उत्पत्ति के दौरान। लेकिन महिलाओं को लेकर यह धारणा समाज ने बना दी कि महिलाएं मानसिक रूप से कमजोर है, और यही धारणा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है? हस्तांतरित होकर समाज में फैल जाती है कि महिलाओं को कम बुद्धि होती है, महिलाएं ऐसी होती हैं, महिलाएं वैसी होती हैं। ये सबको पोषण, संरक्षण कौन देता है? समाज और संस्कृति। और यह भारतीय समाज के लिए नहीं, पूरी दुनिया के स्तर पर कमोबेश स्थिति यही देखा गया है कि समाज और संस्कृति जब श्रम के निर्धारण में, कार्य, सम्मान, प्रतिष्ठा, अवसर, संसाधन तक पहुंच के क्रम में महिला और पुरुषों के मध्य, मर्द और औरत के आधार पर विभेद करने लगे, तो इसका परिणाम महिलाओं के प्रति भेदभाव होना ही है। तो ये जो जेंडर है, ये सोशल कंस्ट्रक्ट रियलिटी है। अब आप सोचिए कि क्यों किसी भी महिला के प्रति भेदभाव करने के बाद पुरुष को यह नहीं लगता है ना कि उसने कुछ बुरा किया है ना? क्योंकि ये जो मेल सुप्रीमेसी की बात है, मेल सोवनिज्म, पुरुष ही श्रेष्ठ, ये विचार बचपन से उसके व्यक्तित्व में आरोपित कर दिया जाता है ना? और इसके कारण जो है, इसके कारण जीवन के हर क्षेत्र में समस्याएं आती। लिखिए, आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, शुरू हो जाइए। एक अरब लिख डालिए कमेंट, पूरा समझ लो तब सारे प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। लिखिए, देखिए, जेंडर आधारित भेदभाव, जेंडर आधारित भेदभाव कमोबेश, कम या ज्यादा दुनिया के कमोबेश, कम या ज्यादा सभी समाजों में देखे जाते हैं। पुरुष श्रेष्ठता या पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, पुरुष श्रेष्ठता की धारणा एवं पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, पुरुष श्रेष्ठता एवं की धारणा एवं पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के कारण जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कि महिलाओं के विरुद्ध असमानता, भेदभाव, अन्याय, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव, असमानता, अन्याय के परिणाम स्वरूप न सिर्फ समाज के स्तर पर महिलाओं की स्थिति, न सिर्फ महिलाओं की स्थिति दयनीय हुई है, अपितु सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजनीतिक जीवन में वे पिछड़ती चली गईं। बल्कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजनीतिक जीवन में महिलाएं पिछड़ती चली गईं। देखिए, धर्म, संस्कृति, प्रथा, परंपरा, धर्म, संस्कृति, प्रथा, परंपरा, सामाजिक व्यवहार के तौर तरीके, नियम, सामाजिक व्यवहार के तौर तरीके, नियम आदि ने इस धारणा को बल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस धारणा को बल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि महिलाएं पुरुषों के अधीन हैं एवं महिलाएं पुरुषों के अधीन हैं एवं महिला की तुलना में पुरुष श्रेष्ठ है या महान है। महिला की तुलना में पुरुष श्रेष्ठ या महान है। अब जैसे देखो, प्रश्न किस प्रकार से पूछता है, अगर आप देखें, कहता है लैंगिक, प्राय जेंडर को हम लोग लैंगिक भी लिख देते हैं, जेंडर आधारित संरचना। जेंडर और लिंग को कई बार ट्रांसलेट जेंडर को हिंदी में लिंग के रूप में ही करते हैं, है ना? तो लैंगिक आधारित संरचना समाज व संस्कृति का उत्पाद है, स्पष्ट करे, उत्पाद है, चर्चा करे या स्पष्ट करे। इसी प्रश्न को दूसरे स्वरूप में, जेंडर आधारित भेदभाव की जड़ें
समाज व संस्कृति में निहित होती है। स्पष्ट करें। या कई बार डायरेक्ट सेक्स और जेंडर के मध्य विभेदन करिए, पूछता है कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। सेक्स और जेंडर के मध्य अंतर स्पष्ट करिए करें तथा जेंडर आधारित भेदभाव के सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम को स्पष्ट करें। ऐसे प्रश्न आपको दिखेंगे। सांस्कृतिक आयाम को स्पष्ट करें। यानी जेंडर आधारित जो भेदभाव है ये सोशल और कल्चरल कंस्ट्रक्ट है। कैसे? अब देखो, जो महिला और पुरुषों के मध्य विभेद है, अंतर है, उसका थोड़ा आधार समझें। ऐतिहासिक आधार कैसे रहा है? जैसे जब महिला और पुरुषों के मध्य अंतर, जैसे शुरुआत में आदि मानव जो है ना, बताया नहीं सेक्स और जेंडर में अंतर क्या है। सेक्स बायोलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर क्या है? सोशियो कल्चरल है। सेक्स सिर्फ और सिर्फ शारीरिक संरचना के स्तर पर अंतर को बताता है, जेंडर समाज और संस्कृति कैसे भेदभाव करता है। सेक्स के आधार पर दुनिया के समाजों में भेदभाव नहीं होता है, दुनिया के समाजों में जेंडर आधारित है। तो जेंडर एक फिजिकल, एक जेंडर जो है मानव निर्मित है, नहीं है, मानव निर्मित है। सेक्स जो है वो मानव निर्मित नहीं है। तो तभी से समझा क्या रहा हूं, है ना? ध्यान अगर आपका रहेगा क्लास पे तो जरूर समझ जाएंगे, है ना? महिला और पुरुषों के मध्य अंतर, जैसे जब आदि मानव जंगलों में रहता था, जिस समय उसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, वैसी स्थिति में वो वनों पर निर्भर था, शिकार करके, है ना, वह भोजन संग्रह करता था। ऐसी स्थिति में शारीरिक श्रेष्ठता की धारणा थोड़ी जन्म ली, क्योंकि शारीरिक संरचना के आधार पर महिला की तुलना में पुरुष थोड़े अधिक मजबूत थे। तो ऐसी स्थिति में शिकार का कार्य जो है वो महिलाओं की तुलना में पुरुषों को दिया गया। तो ऐसी पुरुष जो है वो शिकार करने के लिए कई दिनों तक, कई महीनों तक घर से बाहर रहते थे। ऐसी स्थिति में घर में संतानों का लालन पालन, देखभाल, उनका संरक्षण किसके हाथों में होता था? महिलाओं के हाथ में। तो जब धीरे धीरे मनुष्य का बौद्धिक विकास होने लगा तो श्रम का बंटवारा किया गया, कार्य का, है ना? तो मध्य अंतर का आधार आप समझें किस प्रकार। तो जब श्रम का विभाजन हुआ, कार्य का, श्रम या कार्य का विभाजन, तो कहा गया कि घरेलू कार्य महिलाओं के जिम्मे होगा, जबकि बाह्य कार्य जो है वो पुरुषों के हाथ में होगा। यानी घरेलू कार्य में भागीदारी किसकी होगी? महिलाओं की होगी। वे अपने परिवार, बच्चों के निकट अधिक होती हैं। बाह्य कार्य पुरुषों के पाले डाला गया। अब देखिए, ये जो घरेलू कार्य था, इसके लिए कोई भी सम्मान का भाव नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इस कार्य के लिए, घरेलू कार्य के लिए, ये पेड नो पेमेंट, या कोई भी पारितोषिक नहीं, कोई भी वेतन भत्ता, पारितोषिक नहीं। तो डिग्निटी ऑफ वर्क था ही नहीं, कि जो महिलाएं घरेलू घर में जो काम कर रही है ना, उस कार्य के लिए उसको कोई वेतन भत्ता वगैरह नहीं दिया जाता था। और इस कार्य, अगर डिग्निटी ही नहीं है कार्य की, इस कार्य का महत्व ही नहीं, तो इसके प्रति सम्मान का भाव होगा क्या? तो जब कार्य का महत्व ही नहीं है तो इसके लिए कोई सम्मान नहीं। जबकि दूसरी तरफ जो पुरुषों का बाह्य कार्य है, चाहे शिकार करना, धीरे धीरे आगे चलकर रोजी रोटी कमाना, इसके लिए वेतन है, भत्ता है, सम्मान है, वेतन भत्ता, अन्य पारितोषिक है। यानी इसके लिए क्या है? सम्मान का भाव क्यों है? क्योंकि ये पेड सर्विस है। ये कैसा था? ये अनपेड था। अगर अनपेड सर्विस है तो इसके लिए कोई सम्मान नहीं। जो पेड सर्विस है, वेतन भत्ता, इसका समाज में सम्मान है, यानी डिग्निटी ऑफ वर्क है। अब ऐसी स्थिति में कि जो कार्य के लिए पैसा मिले, सम्मान हो, वही कार्य का समाज जो है ना, पूछ रखता है ना? और जो कार्य के लिए कोई सम्मान का भाव है ही नहीं, उस कार्य का जिसमें कोई वेतन या भत्ता ही नहीं, उस कार्य का क्या पूछ? यही चीज धीरे धीरे क्या हुआ, समाज के स्तरों पर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते होते फिक्स कर दिया गया कि जो महिला घरेलू कार्य करती है उसके लिए कोई ऐसा कार्य ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए ना तो वेतन है, ना तो भत्ता है, ना तो कोई उसके लिए सम्मान का भाव है। जो पुरुष बाहर जाकर कमा कर लाता है वही कार्य है। एक महिला जो 24/7/365 है ना, अपने परिवार को अपना कार्य कर कंट्रीब्यूशन देती है, उसके लिए कोई औचित्य, उस कार्य का कोई औचित्य ही नहीं। यानी एक ऐसा कार्य जो महिला अपनी भावना से, अपनी मेहनत से, अपनी पूरी एनर्जी, अपनी निष्ठा के साथ 24/7/365 जो ये कार्य करती है, उस कार्य का कोई औचित्य ही नहीं। आप देखते हो बोलचाल की भाषा में लोग क्या कहते हैं अपनी पत्नी को, कोई अगर हस्बैंड है वो दिन भर बाहर रखकर कमाकर ऑफिस से घर आता है तो क्या कहता है कि दिन भर तो घर में ही पड़ी रहती हो, कौन सा पहाड़ तोड़ लिया। मतलब कि जो घर का कार्य है, घरेलू कार्य है, उसकी कोई महत्ता नहीं है, जबकि जो बाह्य कार्य है उसी का महत्व है। महिलाओं की भूमिका को समाज क्यों नहीं स्वीकार रहा और लंबे समय तक उनकी उपेक्षा क्यों हुई? क्योंकि जो कार्य वो करती है वो घर के लिए मोस्ट एसेंशियल वर्क है। कोविड-19 में जब महिला और पुरुष दोनों घर में इकट्ठा थे तो महिलाओं ने भी कहा कि अब बारी इनकी भी है, और जब घरेलू कार्य में पुरुषों की भागीदारी हुई तब पुरुषों को इस बात का
कुछ हद तक एहसास हुआ कि घरेलू कार्य भी बहुत टफ होता है। जो मार्क्सवादी विचार रखे वो क्या कहते हैं कि पुरुषों ने जानबूझकर, है ना, इस प्रकार की संस्था बनाई, है ना। ये राहुल वर्मा, इसीलिए तुम आते हो क्या कि कहां क्या हो रहा है, यही सब फालतू इधर उधर की बातें, कोई काम धाम नहीं है क्या तुम लोगों को? ये नितेश, राहुल और ये 2-4 लड़कियां परमानेंट ब्लॉक करवा दूंगा, है ना। पढ़ना है पढ़ो, यहां ज्ञान देने और ज्ञान लेने नहीं आए हो, शर्म आनी चाहिए। और कोई बच्चे कुछ नहीं, कोई काम ही नहीं है, ऐसा ही थोड़ी रिजल्ट खराब हो रहा है जी। जो पुरुषों ने जो कार्य किया है उसी का औचित्य है, उसी का महत्व है, लेकिन जो कार्य महिलाओं ने किया, समाज ने इस कार्य को, उनकी भूमिकाओं को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये कार्य जो है वो कोई कार्य के रूप में है ही नहीं। जो मार्क्सवादी विचार, कार्ल मार्क्स आया और कई मार्क्सवादी विचारकों ने कहा कि पुरुषों ने साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत वो क्या किया है, विवाह और परिवार जैसी संस्था बनाई, है ना। विवाह और परिवार जैसी संस्था बनाई किसने? पुरुषों ने कॉन्स्पिरेसी के तहत, साजिश के तहत क्या बनाया? विवाह और परिवार जैसी संस्था बनाई, ताकि वो इन संस्थाओं की आड़ में क्या करे, किसी भी महिला के श्रम मूल्य का शोषण करे, यानी किसी भी महिला के श्रमिक मूल्य, महिला के श्रमिक मूल्य का शोषण करते रहे। एक महिला जो अपने घर को कंट्रीब्यूट करती है उसका भी आर्थिक मूल्य है। आप सब जो बाहर रहते हैं पीजी में या बाहर हॉस्टल वगैरह में, अगर आप कुक लगाते हैं तो उसके बदले में 2-3 हजार रुपए आपको पे करना होता है, कपड़ा धोना, खाना, झाड़ू पोछा। तो एक महिला भी अपने घर में कम से कम 20 से 25 हजार कंट्रीब्यूट करती है। और ऐसी स्थिति में पुरुषों ने उसके इस श्रमिक मूल्य का, मतलब एक वर्कर के रूप में जो घर के लिए वो काम करती है, ध्यान रखना, कोई मेड को आप रखते हैं, कुक को रखते हैं वो कुछ घंटों के लिए, लेकिन एक वुमेन जो है वो 24/7 अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए लगी रहती है दिन रात, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के। और इसके बाद समाज ने उन्हें कभी सम्मान भी नहीं दिया, है ना। ये आप सोचिए क्यों नहीं सम्मान दिया? क्योंकि महिलाओं के कार्य को तो कार्य ही नहीं माना गया, है ना। आपको मैंने क्या कहा कि दिन भर अधिकतर पुरुष जो है वो घर आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि दिन भर तो घर में ही पड़ी रहती हूं, कौन सा पहाड़ तोड़ लिया। अरे भाई एक बार घर का काम करके 10 दिन लगातार तो देख ले। सिर्फ कार्य का मतलब ऑफिस में ही कार्य नहीं होता है, कार्य का मतलब हर कार्य जिसमें व्यक्ति की ऊर्जा नष्ट हो, व्यक्ति का समय, व्यक्ति की ऊर्जा का क्षय हो, वो कार्य है। और बदले में ना तो सम्मान मिल रहा है, ना तो पारितोषिक है, ना तो कोई वेतन है, ना तो कोई भत्ता है। उस पर से विवाह और परिवार जैसी संस्था ने महिलाओं को पुरुषों के अधीन क्या कर दिया, बना दिया। भला है बुरा है जैसा भी है, ऐसी धारणाएं समाज में प्रचलित कर दी। पति परमेश्वर है, पति की पूजा करनी चाहिए। और कभी कभी खुश रखने के लिए महिलाओं को क्या कह दिया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। चलिए महिला भी थोड़ी खुश हो जाएंगी पढ़कर। दुनिया के अधिकांश समाजों में, है ना, यही महिलाओं के पिछड़ेपन कैसे संस्थागत हुए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होकर। कोई भी अन्याय, अत्याचार, कोई भी प्रथा, वह दुष्प्रथा, कुप्रथा ही क्यों ना हो, वह समाज पे स्थापित हो जाती है। दहेज एक बुरी प्रथा है, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन क्या हुआ, ट्रांसफर होकर वह एक सामाजिक परिपाटी बन गई प्रथा। तो जो भी इस प्रकार की संस्था है विवाह और परिवार जैसी, है ना, इसने पुरुषों को, महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखा और इस कारण जीवन के हर क्षेत्र में वो पिछड़ती चली गई। तो जो मार्क्सवादी विचारक है वो क्या कह रहे हैं कि विवाह और परिवार जैसी संस्था से भागो, क्योंकि ये क्या कर रही है, महिलाओं को पुरुषों के अधीन बना रही है। उनके श्रम मूल्य का कोई औचित्य ही नहीं है। एक महिला जो है अगर वो बाहर भी काम कर रही है तो उनसे यह एक्सपेक्टेशन है कि घर आए तो घर का भी सारा कार्य करे। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे हैं तो पति जो है उनकी इच्छा क्या है कि घर आने के बाद सारा घर का भी काम कौन करे। तो जो महिलाएं हैं वो दोहरी भूमिका का निर्वहन कर रही है, घर और परिवार को मैनेज करते करते पिसती चली गई है। कहीं ना कहीं उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक हर स्थिति में उनका शोषण हुआ है। तो जो महिला और पुरुषों के मध्य अंतर का आधार श्रम से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे यह संस्थागत हो जाता है। एक हेडिंग बनाइए, महिलाओं के पिछड़ेपन का मुख्य आधार। महिलाओं के पिछड़ेपन का मुख्य आधार। पहला हम क्या कह सकते हैं, पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था। पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, पितृसत्ता किसको कहते हैं, जहां पर किसी महिला को पुरुषों के अधीन माना जाता है कि कोई महिला जीवन के बारे में निर्णय पाने में स्वतंत्र सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार किसके हाथों में, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, है ना। ये ऐसा क्यों है, कहीं ना कहीं ये पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था है। पिछड़ेपन के कई कारण हैं, है ना, है ना। क्या कारण और हम कह सकते हैं, जो पुरुष केंद्रित संस्कृति है, पुरुष प्रधान संस्कृति के स्तर पर अगर आप देखें तो पुरुषों की भूमिका को अधिक सराहा गया है। तो हम क्या कह सकते हैं, पुरुष केंद्रित, पुरुष प्रधान या केंद्रित संस्कृति। साहित्य, कला, दर्शन, विज्ञान आदि, इतिहास आदि क्षेत्रों में महिलाओं की उपेक्षा शक्ति व सत्ता या प्राधिकार से वंचितता, वंचना। जैसे आप देखिए पुरुष प्रधान संस्कृति हमारे संस्कृति में, है ना,
जो भी पुरुष केंद्रित संस्कृति है, प्रधान संस्कृति है, उसमें महिलाओं को पुरुषों के अधीन ही माना गया है ना। पुरुष, अब देखिए एक भी त्योहार ऐसा बता दीजिए जो कोई पुरुष पति जो है वो अपनी पत्नी के लिए करता हो, है ना। देखिए कोई महिला अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए 100 त्योहार कर ले, लेकिन एक भी जो है ना, वह ये ऐतिहासिक रूप से पढ़ा रहा हूं, इसको दिल पर नहीं ले लेना है, समझिए पूरा बात। आज का परिदृश्य कुछ और बदल गया है ना। तो जो होता आया है पहले वो समझो, है ना। तो जो पुरुष प्रधान संस्कृति महिला को क्या करती है, देवी के रूप में स्थापित तो कर देती है, शक्ति की देवी, लेकिन सच्चाई क्या है कि जीवन के हर क्षेत्र में, है ना, इनका उतना सम्मान नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म ग्रंथ, साहित्य, ये सब, हाँ एनिवर्सरी त्योहार हो गया है ना, वो भी पुरुष एनिवर्सरी क्यों मना रहा है आज के समय में? विवाह को जिंदा याद रखने कम, लोगों को दिखाने के लिए अधिक। करवा चौथ का त्योहार पति की लंबी आयु के लिए, बट सावित्री, तमाम ये सब, है ना। तो जो पुरुष प्रधान संस्कृति है उसने महिलाओं को सदैव पुरुषों के अधीन बनाया। साहित्य समाज का दर्पन होता है, साहित्य, कला, दर्शन, विज्ञान, इतिहास। आप इतिहास में कितनी महिलाओं का जिक्र पढ़ते हैं, हजारों पुरुषों का प्रसंग मिल जाता है, उसमें 6-7 महिलाओं का नाम आते ही खुश हो जाते हैं आप। अगर आप देखें सच्चाई क्या है कि हमारे इतिहास में, है ना, मदर डे भारत का त्योहार है, बहुत सुंदर, है ना, कुछ भी लिख दो, है ना। साहित्य, कला, दर्शन, विज्ञान, इतिहास जैसे क्षेत्रों, विषयों में महिला की उपेक्षा। इतिहास में आपको ऐसी 10-12 महिलाएं मिल जाएंगी, जबकि आधी आबादी है ना। सत्ता, प्राधिकार, शक्ति, शक्ति, महिलाओं को दुनिया में वोट देने का अधिकार 20वीं सदी में आके मिला। 19वीं सदी के अंतिम दशक में न्यूजीलैंड के एक प्रांत में, छोटा सा, दुनिया के स्तर पर 20वीं सदी, है ना, 1918-20 के आसपास पहली बार दुनिया के बड़े स्तर पर महिला को वोट देने का राइट मिला। सोचिए, सत्ता, प्राधिकार, इन सबसे वंचितता रही है, और इन सब के कारण जो है महिलाएं अपने पिछड़ेपन के लिए स्वयं जिम्मेदार भी रही हैं, है ना। जैसे प्रश्न ये बनाकर पूछता है कि महिलाएं स्वयं पिछड़ेपन हेतु जिम्मेदार कैसे हैं? जो पैट्रियार्की है उसको कैरी फॉरवर्ड सिर्फ पुरुष ही नहीं करता, पितृसत्ता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य सिर्फ पुरुष ही नहीं करता, बल्कि महिला भी क्या करती है, पितृसत्ता को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। एक बेटी को कैसे व्यवहार करना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, ये बात उसके पिता नहीं बल्कि उसकी माता बताती है कि तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वैसे नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो ये जो पैट्रियार्की है, पितृसत्ता, उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरी फॉरवर्ड करने में महिलाओं का बड़ा रोल है। आज भी आप देखिए, अगर आप अपने घर परिवार से कोई समस्या डिस्कस करें तो आपकी माता, आपके अधिकतर संभावना यही है, जैसे आप कहें कि कोचिंग से लौटते वक्त जो है चौराहे पे 2-4 लोग जो है वो अनावश्यक टीका टिप्पणी कमेंटबाजी करते रहते हैं, तो माता का पहला उत्तर सामान्य तौर पर क्या होता है कि बेटा लेट से आया करो, है ना, बेटा क्या करोगे, जमाना ही ऐसा है, बेटा एक काम करो, दूसरा रास्ता बदल लो, है ना, या 2-4 लड़कियां एक साथ इकट्ठी आओ। मैं ये आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूं कि पैट्रियार्की को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरी फॉरवर्ड करने में, जनरेशन टू जनरेशन उसे आगे बढ़ाने में महिलाओं का ही योगदान है ना। यानी अगर महिलाओं के प्रति भेदभाव हुआ है, अन्याय हुआ है, तो महिलाओं ने कभी आवाज ही नहीं उठाया। उसके पीछे कारण क्या है? कहीं ना कहीं जो पैट्रियार्की है वह सिर्फ पुरुषों ने ही उसे आगे बढ़ाया है, बल्कि महिलाओं ने भी उसे संरक्षण प्रदान किया है। लिखो, देखिए, महिलाएं स्वयं पिछड़ेपन हेतु जिम्मेदार। पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य पुरुषों द्वारा ही संपन्न न होकर महिलाओं की भी भागीदारी, शिक्षा, जागरूकता का निम्न स्तर, नारीवादी संगठनों एवं आंदोलनों का विलंबित विकास, बहुत विलंब से, लेट डेवलपमेंट, विलंबित विकास, महिलाओं से संबंधित विभिन्न सामाजिक बुराइयों की उपस्थिति, यथा बाल विवाह, पर्दा प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा आदि। समझाने से कोई फायदा नहीं है खान साहब, जिनका जो स्वरूप है, जो तरीका है, उनको स्वतंत्र है, करने दीजिए।
आगे आएंगे अनिशा, शुरू से ही तुम यही सब लिख रही हो, संगठन ऐड करेंगे, जहां संगठन रहेगा वहां करेंगे ऐड। मनसा वाचा कर्मणा, बहुत सुंदर। चलिए, पढ़कर आने के बाद सबको बताना भी पड़ता है ना कि पढ़ क्या है, अच्छी बात है। चलते हैं थोड़ा सा नारीवादी आंदोलन और नारीवाद को संक्षेप में समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन नारीवादी आंदोलन से पूछा जा रहा है ना। तो थोड़ा सा पहले नारीवाद को संक्षेप में समझते हैं। फेमिनिज्म, नारीवाद नाम से स्पष्ट है, वाद है यानी विचारधारा है। एक ऐसी विचारधारा जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिला और पुरुषों के समतुल्य बराबर जो है ना, वो महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक अधिकारों की बात करती है, जो पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था का निषेध कर एक समतामूलक समाज की स्थापना की बात करती है, यानी जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी, जहां पर जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। तो जो नारीवाद है बेसिकली एक दर्शन है, एक विचारधारा है, जो जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक अधिकारों की बात करती है, कि उन्हें भी पुरुषों के बराबर जो है वह अधिकार मिलने चाहिए, है ना। जो भी पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था है उसके स्थान पर एक जेंडर न्यूट्रल समाज बनना चाहिए, कहीं ना कहीं समतामूलक समाज कहते हैं, है ना। और इसी से पूरी की पूरी यह जो है विचारधारा जुड़ी हुई है। तो नारीवाद नारियों की समस्याओं के समाधान के क्रम में एक विचारधारा के रूप में पूरी दुनिया के मंच पर 18वीं सदी के अंतिम दशक में आई, और 19वीं सदी से धीरे धीरे इसको लोकप्रियता मिलनी प्रारंभ हुई, और 20वीं सदी में आकर पूरी दुनिया के स्तर पर लोकप्रिय हुई अत्यधिक। तो नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो पुरुषों के समतुल्य महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों का जो है संरक्षण करती है, उन्हें प्रदान किए जाने की बात करती है। तो एक नोट करिए, लिखिए कि नारीवाद, एक हेडिंग बना लो, नारीवाद। सवाल लास्ट में पूछना हरिओम बाबू, आदत से नहीं सुधरोगे ना, अंत में रुकते हो कि नहीं, लास्ट में पूछना। देखिए, नारीवाद एक राजनीतिक विचारधारा दर्शन है जो एक राजनीतिक विचारधारा दर्शन है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार व सम्मान प्रदान किए जाने का पक्षधर है। पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार व सम्मान प्रदान किए जाने का पक्षधर है, एवं जो पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के स्थान पर जेंडर के आधार पर तटस्थ पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के स्थान पर जेंडर के आधार पर तटस्थ न्यूट्रल समाज की स्थापना का समर्थन करती है। अर्थात एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में नारीवाद सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार व संरक्षण प्रदान किए जाने का समर्थन करता है। यानी नारीवाद जो है वो एक आइडियोलॉजी है ना, जो पूरी दुनिया के स्तर पर महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए उनके सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक अधिकारों को प्रदान किए जाने की बात करता है। अब देखो, इस नारीवाद की विचारधारा के अलग अलग स्वरूप हैं, है ना, इसके विभिन्न स्वरूप। तो मोटे तौर पर एक जो है उसको हम कहते हैं उदारवादी नारीवादी, लिबरल फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी, उदारवादी नारीवादी विचारधारा। दूसरे को हम कहते हैं समाजवादी या मार्क्सवादी नारीवादी विचारधारा। बहुत गहराई में सवाल यहां से बनेगा। सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी। और तीसरा है रेडिकल या आमूलचूल परिवर्तनवादी नारीवादी विचारधारा। रेडिकल फेमिनिस्ट
आइडियोलॉजी। तो ये तीनों आप समझोगे, क्योंकि एक प्रश्न जो पूछा है वो बिल्कुल बड़ा ही ट्विस्टेड प्रश्न है। इस प्रश्न को समझने में ही लोगों को दिक्कत आ जाएगी। अगर देखिए क्या कर रहा है, महिला संगठनों को लिंग भेद, लिंग का मतलब सेक्स नहीं, जेंडर है, से मुक्त करने के लिए पुरुषों की सदस्यता को बढ़ावा मिलना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा में है, टिप्पणी कीजिए कि महिला संगठनों को लिंग भेद से मुक्त अगर करना है ना, तो पुरुषों की सदस्यता को बढ़ावा मिलना चाहिए। थोड़ा सा नारीवाद के विभिन्न आइडियोलॉजी को ध्यान रखना, महिलाओं से निबंध भी पूछता है। समाजवादी या मार्क्सवादी नारीवादी विचारधारा, सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी, उदारवादी, अब इससे स्पष्ट क्या लिखा जाएगा, रेडिकल या आमूलचूल परिवर्तनवादी नारीवादी, रेडिकल फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी, समाजवादी मार्क्सवादी नारीवादी विचारधारा। अब पूरा डिटेल नहीं, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में समझ लीजिए, क्योंकि प्रश्न बना रहा है। ऐसा मत समझना कि बहुत सरल प्रश्न बनाएगा। पिछले 3-4 सालों में सोसाइटी से प्रश्न स्टैंडर्ड और प्रैक्टिकल बना रहा है। एक आधा प्रश्न बहुत स्टैंडर्ड भी बन रहे हैं, बहुत लाइटली नहीं ले लेना है ना। तो उदारवादी नारीवादी, लिबरल फेमिनिस्ट, क्या है उदारवादी नारीवादी? उदारवादी नारीवादी विचारधारा आप सबने पॉलिटी में बहुत डिटेल से पढ़ा होगा। उदारवाद क्या था? एक राजनीतिक दर्शन था, एक राजनीतिक विचारधारा जो यूरोप में आता है। और वो क्या कहता है कि मनुष्य एक तार्किक प्राणी है, बौद्धिक प्राणी है, उसे बंधनों से मुक्त करो, आजाद करो। अगर वो रैशनल एनिमल है, तार्किक प्राणी है, तो वो अपने जीवन के बारे में अच्छा निर्णय ले सकता है। तो उसे राज्य के, धर्म के, इन सब बंधनों से मुक्त करो तो वो आगे बढ़ेगा। यानी उसको अधिकार प्रदान कर दो, है ना, समानता, स्वतंत्रता, उस पर अंकुश न लगाओ। तो जो उदारवाद के मूल्यों से, ब्रिटेन में उदारवाद के मूल्यों से प्रभावित होकर जो पहला नारीवादी विचारधारा आई, वो यही थी। मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट एक ब्रिटिश महिला हुई जिनको नारीवाद का जनक कहते हैं। उन्होंने ही ब्रिटेन में सबसे पहले उदारवादी नारीवादी विचारधारा को रखा। इनका क्या मानना था कि यदि महिलाओं को स्वतंत्रता, समानता का अधिकार प्रदान किया जाए, यानी उनको राजनीतिक अधिकार अगर प्रदान कर दिया जाए, संपत्ति व विधिक अधिकार प्रदान कर दिया जाए, तो महिलाओं का कल्याण और विकास हो सकता है। इस उदारवादी नारीवादी विचारधारा 18वीं सदी के अंतिम दशक में 1790 के बाद ब्रिटेन में आई, मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट, है ना, और उसके बाद 19वीं सदी में लोकप्रिय हुई, है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में नोट करो, है ना। देखिए, ब्रिटेन में उदारवाद के मूल्यों, विचारों से प्रभावित होकर, ब्रिटेन में उदारवाद के मूल्यों से या विचारों से प्रभावित होकर यह विचारधारा 18वीं सदी के अंतिम दशकों में आई। 18वीं सदी के अंतिम दशकों में आई। इस विचारधारा का मानना है, इस विचारधारा का मानना है कि महिलाओं की दयनीय स्थिति का प्रधान कारण, महिलाओं की दयनीय स्थिति का प्रधान कारण उनका राजनीतिक अधिकारों, विधिक अधिकारों से वंचितता है। उनका राजनीतिक व विधिक अधिकारों से वंचितता है। यदि महिलाओं को स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता, कौमा, मताधिकार, संपत्ति, स्वतंत्रता, समानता, मताधिकार, संपत्ति व अन्य विधिक अधिकार प्रदान किए जाए, संपत्ति व अन्य विधिक अधिकार प्रदान किए जाए, तो इनका विकास संभव हो पाएगा। इनका विकास संभव हो पाएगा। यानी उदारवादी जो नारीवादी, वो क्या कहता है, महिलाओं को राइट प्रदान कर दो, सोशल राइट, पॉलिटिकल राइट, है ना, उनको मतदान का अधिकार, सफ्रेज, मताधिकार प्रदान करो, संपत्ति व विधिक अधिकार। सोचिए कि दुनिया के 20वीं सदी तक दुनिया के कुछ ही देश थे जो बहुत विकसित थे, जैसे ब्रिटेन, लेकिन वहां भी महिलाओं को 1918 तक मताधिकार नहीं दिया गया था। 1921 तक कोई महिला संपत्ति ब्रिटेन में नहीं खरीद सकती थी। 1922-23 तक कोई ब्रिटिश महिला वह सिविल सर्विसेज में तैयारी नहीं कर सकती थी, फॉर्म नहीं भर सकती थी, है ना, संपत्ति विधिक कोई अधिकार ही नहीं था। तो जो मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट सबसे पहले ब्रिटेन में आई, उन्होंने कहा कि भैया महिलाएं पिछड़ी क्यों है, क्योंकि उनको कोई राइट्स ही नहीं है। तो जो उदारवादी नारीवादी विचारधारा है वो क्या कहती है कि महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता, ये सब क्या है, पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक अधिकार प्रदान करो, मताधिकार भी क्या है, पॉलिटिकल राइट्स, संपत्ति विधिक अधिकार प्रदान करो। इससे क्या होगा, महिलाओं का विकास हो पाएगा। तो जो उदारवादी नारीवादी आंदोलन है, विचारधारा है, इसने पूरी दुनिया के नारीवादी विमर्श में एक नई बात को जोड़ा कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर मताधिकार दो, राजनीतिक अधिकार दो, संपत्ति व विधिक अधिकार दो। क्लियर है? आगे चलते हैं, दूसरा, है ना, मार्क्सवादी या समाजवादी, मार्क्सवादी या समाजवादी नारीवादी विचारधारा।
तो मार्क्स के दर्शन पर, कार्ल मार्क्स के दर्शन पर आधारित है ना। श्री प्रकाश पाल जी इस पर पीएचडी थीसिस लिखवाए हुए हैं, है ना, बहुत रिसर्च किया हुआ है ना। यहाँ ही नहीं, यूनिवर्सिटी तक में यही सब काम है ना। तो जो भी बोलते हैं ना ऑथेंटिक ही बात कहते हैं, यूपीएससी तक ही नहीं, विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ, है ना। तो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो नेक्स्ट लेवल की चीजें लाकर बताई जा रही, तो गलत इंफॉर्मेशन आपको नहीं देंगे, है ना। चलिए, इस तुम्हारी आदत से अनिशा सबसे ज्यादा क्लास में डिस्टर्बेंस होती है, अपनी आदत सुधार लो, अच्छी बात नहीं है, अनावश्यक तुम सबसे ज्यादा फालतू मैसेज लिखती हो, है ना। इतनी जानकारी देने की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्लास के अंत तक सभी जानकारी सबको आ जाएगी, है ना, सबके पास जानकारी है। मार्क्सवाद ये मार्क्स के विचारों पर आधारित है। बेसिकली ये क्या कहता है कि महिलाओं के पिछड़ेपन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि पुरुषों ने उन्हें अधीन बनाकर रखा है, जो भी व्यवस्था है ना, उस पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है, और जो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली है इसमें यह व्यवस्था शोषण और क्या है, चरम पर है ना। तो जब तक पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली को नहीं हटाओगे, जब तक ये जो विवाह और परिवार जैसी शोषण परक संस्था को नहीं हटाओगे, तब तक महिलाओं का विकास नहीं होता, है ना। यानी मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो क्या कहती है कि एक नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बनानी होगी, जहां पर संपत्ति का वितरण सबके हाथों में, मुट्ठी भर लोग ही नहीं होंगे, है ना। तो जब महिलाओं को अगर पुरुषों के अधीन मानने की प्रवृत्ति रहेगी, उसके लिए विवाह और परिवार जैसी संस्था है, तो समाज एक समतामूलक समाज अगर बनाना है, तो वहां पर क्या हो, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन में कहीं भी भेदभाव नहीं हो, समानता पर आधारित जो है वह सामाजिक व्यवस्था बनाई जाए, है ना। तो नोट करिए बस 2 लाइन, डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा मार्क्सवादी नारीवादी, लेकिन इसका संदर्भ आप कई जगह कोट कर सकते हैं। देखिए, मार्क्सवादी या इस विचारधारा का मानना है कि सामाजिक आर्थिक व्यवस्था परिवर्तित किए बिना, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था परिवर्तित किए बिना महिलाओं का कल्याण व विकास संभव नहीं है, महिलाओं का कल्याण व विकास संभव नहीं है। महिलाओं के पिछड़ेपन का मूल कारण पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, निजी संपत्ति की धारणा एवं इसका चरम स्वरूप, पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, निजी संपत्ति की धारणा एवं इसका चरम स्वरूप पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली है। निजी संपत्ति की धारणा एवं इसका चरम स्वरूप पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली है। अतः एक समतामूलक समाज की स्थापना हेतु, अतः एक समतामूलक समाज की स्थापना हेतु एवं महिलाओं को जीवन के हर क्षेत्र में, एवं महिलाओं को जीवन के हर क्षेत्र में समानता एवं स्वतंत्रता संबंधित अधिकार प्रदान करने के लिए, समानता एवं स्वतंत्रता संबंधित अधिकार प्रदान करने के लिए आर्थिक व्यवस्था का परिवर्तन आवश्यक है ना। जैसे अभी मैंने आपको क्या कहा कि बेसिकली ये क्या करे, जो पैट्रियार्कल सोशल इंस्टीट्यूशन है, विवाह परिवार क्या करता है, महिलाओं को पुरुषों के अधीन बना देता है। जो निजी संपत्ति की धारणा है और अधिक से अधिक संपत्ति कारण पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली आ गई, महिलाओं को पुरुषों के अधीन और बना दिया गया। एक जो अलग विचारधारा है, जहां से सवाल एक पूछा है आगे बन सकता है, नाम ही इसका क्रांतिकारी है, रेडिकल। इसको हिंदी में हम लोग आमूलचूल परिवर्तनवादी कहते हैं, आमूलचूल परिवर्तनवादी नारीवादी विचारधारा। बेसिकली ये नाम से ही क्या स्पष्ट है, रेडिकल है। तो ये क्या कहती है कि जीवन के हर क्षेत्र से क्या करो, पैट्रियार्की को उखाड़ फेंको, जीवन के हर क्षेत्र में पुरुष पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था उसको हटाओ और उसके स्थान पर महिला केंद्रित सामाजिक व्यवस्था बनाओ। जैसे कहता क्या है कि पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था ने चाहे सामाजिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, हर जगह महिलाओं को पुरुषों के अधीन बना दिया। जैसे देखिए संस्कृति कैसी है, पुरुष केंद्रित है, महिलाओं को बस सौंदर्य की वस्तु के रूप में रख दिया गया है, कला की अभिव्यक्ति के रूप में। सामाजिक जीवन में किसी भी महिला के जीवन की पूर्णता अपूर्णता को विवाह और संतान उत्पन्न करने से जोड़ दिया गया है। बहुत हाई लेवल की फिलॉसफी है, समझना कि किसी भी महिला के जीवन की पूर्णता अपूर्णता को उसके विवाह या संतान उत्पन्न करने की क्षमता से जोड़ दिया गया है। जैसे कोई महिला अगर वह विवाह करती है तभी वो पूर्ण होगी, कोई महिला अगर संतान उत्पन्न करती है तभी वो पूर्ण होगी। इस समाज ने जो अविवाहित महिला है या जो वैसी महिला जिनका विवाह के पश्चात संतान नहीं हुआ है, उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। जबकि संतान उत्पन्न करना न करना ये सिर्फ महिला पर निर्भर नहीं है ना। विवाह करना यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है, लेकिन ये समाज का आप क्या देखते हो, समाज का आप विवाह जरा सा लेट करे समाज का प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है। बताइए 25 साल हो गया, बेटी का विवाह नहीं कर रहे, 28 साल हो गया, है ना। तो आपका विवाह नहीं अगर हो रहा है तो आप और आपके परिवार से ज्यादा मोहल्ले वाले परेशान है। तो देखो रेडिकल नाम ही क्या है, क्रांतिकारी है। यहीं से एलजीबीटी जो राइट्स आप कहते हैं, लेस्बियनिज्म, सब इसी की देन है। समझे ये क्या कहती कि सामाजिक जीवन में विवाह जैसी संस्था की आड़ में महिलाओं को पुरुषों के अधीन बना दिया गया है। कोई महिला अगर संतान उत्पन्न करती है, विवाह करती है तो वो पूर्ण है, और अगर विवाह न करे तो अपूर्ण है, और विवाह के पश्चात यदि संतान उत्पन्न नहीं कर पाए, है ना, तो वो भी क्या है, अपूर्ण है। गर्भधारण गर्भपात संबंधित नारी जीवन का मुद्दा है, लेकिन पुरुष क्या करता है, अपने हिसाब से किसी भी महिला के संतान उत्पन्न करने की क्षमता को प्रभावित करता है ना। पैट्रियार्कल सोसाइटी 8 बेटे 5 बेटे 4 बेटे 3 बेटे होने चाहिए, है ना, बेटियां नहीं चाहिए। तो जो रेडिकल सोच ही इनकी क्या है, आइडियोलॉजी, मार्क्सवाद से प्रभावित है, चरम है। कहते क्या है कि विवाह करना बंद करो, विलंबित विवाह, या तो विवाह करो ही ना,
और अगर करना आवश्यक है तो महिला महिला के मध्य विवाह करो। देखिए क्रांतिकारी, अब आपको समझ में आ जाएगा। लेस्बियनिज्म, कि महिला और महिला के मध्य विवाह, अगर संभव हो तो विवाह ना करो, और करना पड़े तो महिला महिला के मध्य विवाह करो। क्योंकि विवाह की आड़ में पुरुष क्या करता है, किसी महिला को अपना गुलाम, अपना अधीन बनाता है। पॉलिटिकल पार्टी वैसी बनाओ जिसकी सदस्यता सिर्फ महिलाओं तक सीमित हो, पुरुष नहीं होनी चाहिए। यानी नारी केंद्रित राजनीतिक दल, संस्था, संगठन बनाओ जो सिर्फ और सिर्फ जिसकी सदस्यता महिलाओं तक सीमित हो। क्योंकि पुरुष आएगा तो कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक मानसिकता आ जाएगी। नाम ही क्या है, क्रांतिकारी, है ना। यानी यह जो विचारधारा है वो क्या कहती है कि महिला के जीवन से जुड़े मुद्दों को नियंत्रित कौन कर रहा है, समाज, है ना। और उसकी आड़ में किसी महिला को शोषक, महिला का शोषण किया जा रहा है। तो जो महिला पिछड़ गई सदियों से, वो इसीलिए आ गई क्योंकि सामाजिक व्यवस्था ऐसी है, विवाह परिवार की आड़ में महिला को गुलाम बना दिया जाता है। नारी जीवन के उनके जो भी अधिकार नेचुरल होने चाहिए, बहुत सारे अधिकार प्रकृति प्रदत्त है, ये महिला को नहीं दिया जाता, है ना। गर्भधारण, गर्भपात महिला के जीवन का, रिप्रोडक्टिव राइट्स महिला के इंटरनल पार्ट का, जीवन का पार्ट का है, लेकिन इसमें भी राइट महिला को नहीं दिया जाता। आर्थिक क्षेत्र में भी कार्य के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं है। ये सब जो आप पढ़ते हैं कानून, इन सब की जड़ इन सब आंदोलन में है कि पुरुषों को अधिक वेतन दिया जाता है, उसकी तुलना में महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है ना। कार्यस्थल पर महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, उनके विरुद्ध जो है वह यौन दुर्व्यवहार की घटना है। कई बार महिलाओं को मातृत्व अवधि में काम से बाहर कर दिया जाता है। यानी आर्थिक क्षेत्र में भी महिलाओं के अनुकूल आर्थिक परिदृश्य नहीं है। और अगर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं पिछड़ेंगी तो कहीं ना कहीं समस्या और बढ़ेगी। ये जो सदियों से ये सारी व्यवस्था बनी है, उसके पीछे कारण क्या है कि पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था ने महिलाओं को सदैव क्या किया है, पुरुषों के अधीन ही रखा है। तो रेडिकल नारीवाद एक आइडियोलॉजी है जिसने क्या कहा कि व्यवस्था का परिवर्तन अचानक करना होगा, क्रांति पुरुषों के विरुद्ध पैट्रियार्की को उखाड़ फेंकना होगा। जैसे अमेरिका में इस आंदोलन का, इस विचारधारा की सबसे पहले शुरुआत हुई। मिस यूनिवर्स जो प्रतिस्पर्धा है ना, है ना, उस प्रतिस्पर्धा में जो अश्वेत महिलाएं थी उनको भाग लेने नहीं दिया जाता था। कहीं ना कहीं नारी सौंदर्य के नाम पर बाजारवाद था। इसी का विरोध अमेरिका की कुछ प्रबुद्ध महिलाओं ने किया, है ना। कोई भी विचारधारा बेकार और ठीक नहीं होती है, मंथन विमर्श से नई बातें आती है, शुक्ला जी, है ना, है ना। हर विचारधारा की कुछ ना कुछ अच्छाइयां और कमियां होती। दुनिया में कोई ऐसी है विचारधारा जिसमें बेकार बातें कुछ ना हो, सब में होती है। यही तो समझना है। लिखिए रेडिकल, लिखिए मार्क्सवाद की विचारधारा से प्रभावित होकर, है ना, लिखिए मार्क्सवाद की विचारधारा से प्रभावित होकर, मार्क्सवाद की विचारधारा से प्रभावित होकर 1960 के दशक में, 1960 के दशक में, देखो नारी सशक्तिकरण का दौर है, लिखने बोलने कहने से पहले सोच समझ कर। 1960 के दशक में अमेरिका में उग्र नारीवादी विचारधारा का आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ। अभी आ रहे हैं साहिल, पहले सुन लो पूरा। उग्र नारीवादी विचारधारा का आविर्भाव हुआ। इस विचारधारा का मानना है, इस विचारधारा की मान्यता है कि महिलाओं के पिछड़ेपन एवं अधीनता, कि महिलाओं के पिछड़ेपन एवं अधीनता का मुख्य कारण पितृसत्ता, पैट्रियार्की है। पितृसत्ता, पैट्रियार्की है। अतः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, अतः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था को हटाए बिना महिलाओं का कल्याण विकास संभव नहीं है। महिलाओं का कल्याण और विकास संभव नहीं है। अर्थात पितृसत्ता एवं केवल पितृसत्ता ही, अर्थात पितृसत्ता एवं केवल पितृसत्ता ही महिलाओं की अधीनता व पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। महिलाओं की अधीनता व पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। पैराग्राफ चेंज करके, रेडिकल नारीवाद, रेडिकल नारीवादी विचारधारा ने निम्न बातों को सामाजिक जीवन में स्थापित करने की बात कही। निम्न बातों को सामाजिक जीवन में स्थापित करने की बात कही। पहला, देखिए पितृ प्रधान संस्कृति, पुरुष प्रधान संस्कृति के स्थान पर, पुरुष प्रधान संस्कृति के स्थान पर नारी प्रधान या नारी केंद्रित संस्कृति का निर्माण। पुरुष प्रधान संस्कृति के स्थान पर नारी केंद्रित या नारी संस्कृति का निर्माण। दूसरा, विवाह एवं परिवार, विवाह एवं परिवार जैसी पितृसत्तात्मक सामाजिक संस्थाओं में बदलाव। विवाह एवं परिवार जैसी पितृसत्तात्मक सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन या बदलाव। देखिए
यदि संभव हो तो विवाह न किया जाए, यदि संभव हो तो विवाह न किया जाए, और यदि करना पड़े तो कोशिश महिला महिला के मध्य विवाह की होनी चाहिए, और यदि करना पड़े तो महिला महिला के मध्य विवाह को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि ये जो कह रहे हैं बहुत सही है, ऐसे में समाज थोड़ी चलेगा। समाज, संतान की उत्पत्ति कैसे होगी, पूरी सामाजिक व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी। लेकिन ये क्यों कह रहे हैं इसके पीछे समझे, क्योंकि विवाह की आड़ में पुरुष क्या करता है, किसी महिला को अपना अधीन गुलाम बनाता है। वैवाहिक बलात्कार, घरेलू हिंसा, ये सब विवाह जैसी संस्था के परिणाम स्वरूप देखे गए, है ना। तो आज वैवाहिक बलात्कार की समाज के स्तर पर बढ़ती हुई घटना, पहले भी आपको पढ़ाया कि पुरुषवादी मानसिकता के कारण लोग अपनी पत्नी को अपनी जागीर, है ना, संपत्ति मानते हैं। अभी रुक जाइए कोमल जी, अभी है कुछ, नोट कर लीजिए, यहां तक फिनिश करेंगे, है ना। घरेलू हिंसा, तो विवाह कोशिश करो कि न करो, और यदि करना पड़े, या तो कोशिश करो न करें विवाह, और यदि करना पड़े तो कोशिश करो कि महिला महिला के मध्य विवाह हो। ये नहीं कहा कि सदैव, क्योंकि इससे क्या होगा कि विवाह जैसी संस्था अगर पुरुषवादी जो प्रवृत्ति की अगर वो कमजोर होगी तो ये पुरुषों के अहंग पर अटैक होगा, क्योंकि विवाह की आड़ में ही किसी महिला को वो सब्जुगेट अपने गुलाम बनाते हैं, है ना। हाँ, एक आधा उदाहरण है प्रदीप, ऐसा नहीं है कि सभी ऐसा ही हो रहा है। लिखिए अगला, लिखिए, गर्भधारण गर्भधारण व गर्भपात संबंधित, गर्भधारण व गर्भपात संबंधित नारी जीवन से संबंधित मुद्दों, मुद्दों में गर्भधारण व गर्भपात जैसे नारी जीवन से संबंधित मुद्दों में निर्णय लेने का अधिकार महिलाओं को प्रदान किया जाना, निर्णय लेने का अधिकार महिलाओं को प्रदान किया जाना। अगला लिखिए, ऐसे राजनीतिक दल, संस्था, संगठन, ऐसे राजनीतिक दल, संस्था, संगठन आदि का निर्माण जिसकी सदस्यता महिलाओं तक सीमित, ऐसे राजनीतिक दल, संस्था, संगठन आदि का निर्माण जिसकी सदस्यता महिलाओं तक ही सीमित, आर्थिक क्षेत्र में भी, अगला पॉइंट, आर्थिक क्षेत्र में भी पुरुषों के समान वेतन, भत्ता, सुविधा तथा कार्यस्थल पर बेहतर दशाओं की उपस्थिति, कार्यस्थल पर बेहतर दशाओं की उपस्थिति। अब देखो, सैद्धांतिक रूप में क्या लग रहा है, बहुत बड़ी बहुत मजबूत आइडियोलॉजी, लेकिन सच्चाई क्या है कि यह सैद्धांतिक रूप से भले ही मजबूत लगे, है ना, लेकिन व्यावहारिक रूप में ऐसी विचारधारा कभी भी समाज के लिए सही नहीं हो सकती, है ना। आशुतोष शुक्ला, यही बात पहले जो तुम लिख रहे थे, देखो कंक्लूजन में आ गई कि जो यह विचारधारा सैद्धांतिक रूप में बड़ा मजबूत लगता है, लेकिन सच्चाई क्या है कि व्यावहारिकता इसकी संभव नहीं है। व्यावहारिक है क्या कि महिला महिला के मध्य विवाह करे, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी बनाओ जहां महिलाएं सदस्य हो, ऐसा हो सकता है? दुनिया में कोई बहुत से बहुत अधिक जो समतामूलक समाज है जहां पर जेंडर न्यूट्रलिटी है, वहां भी ऐसा नहीं है। और अगर ऐसी आइडियोलॉजी होती है जो पुरुषों को हटाने की, हर क्षेत्र से भगाने की बात कर रही है, निषेधित करने की बात कर रही है, वो आइडियोलॉजी बहुत समाज के लिए लाभकारी नहीं हो सकती है। अगर इस प्रकार की विचारधारा रहेगी तो समाज में जेंडर भेदभाव का एक नया स्वरूप कालांतर में आ जाएगा, जहां महिलाएं पुरुषों का शोषण कर रही होगी, जहां महिलाएं जो है पुरुषों को अपने अधीन बना रही है। तो ये विचारधारा सिर्फ आइडियोलॉजी है ना, ये बहुत मजबूत दिखता है, लेकिन सच्चाई क्या है कि इसकी व्यवहारिकता संभव नहीं है। और अगर व्यवहारिक जीवन में इस प्रकार की विचारधारा को मजबूती प्रदान की जाएगी तो समाज का संतुलन ही क्या है, बिगड़ जाएगा, है ना। तो ये सब आइडियोलॉजी है जिसने दुनिया में विमेन को लेकर वेलफेयर, विमेन को लेकर अप्रोच, विमेन को लेकर क्या सरकार पॉलिसी बनाए, उसके विजन को चेंज किया है ना। तो ये सब, तो लास्ट में 2-3 लाइन बस इसका कंक्लूडिंग लिखिए। लिखिए, उग्र नारीवादी विचारधारा, लिखो जल्दी लास्ट का 2-3 लाइन। उग्र नारीवादी विचारधारा, गूगल कर लो प्रियंका, दिख जाएगा, है ना। उग्र नारीवादी विचारधारा सैद्धांतिक स्वरूप में भले ही, आ रहे हैं तमन्ना, बस 2-3 मिनट होल्ड कर लो। सैद्धांतिक स्वरूप में भले ही यह क्रांतिकारी प्रतीत होती है, परंतु परंतु व्यावहारिक जीवन में उन्हें, व्यावहारिक जीवन में क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। तो ये जो है वह उग्र नारीवादी है। तो यहां तक आज रखो, कल हम लोग महिलाओं के लिए क्या वेलफेयर कार्यक्रम हुए, योजना हुई, क्या क्या समस्या है, उसके बारे में जो बचे हुए पाठ है उस पर चर्चा करेंगे। समाज के लोग बहुत बुरे, यही तो साहस जज्बा, किसी को तो तमन्ना मतोरिया साहस करना होगा, है ना। हर कोई यही सोचे कि मैं ही क्यों, तब तो हो गया समाज में, तब तो फिर नेतृत्व तो कोई भी नहीं होगा। किसी न किसी ने को तो हर आंदोलन, हर व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत करनी पड़ती है। इसलिए मैंने क्या कहा कि कैरी फॉरवर्ड पैट्रियार्की को कौन करता है, महिलाएं ही करती है। चलिए, जिनको कोई सवाल नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि। जिनको जेन्युइन सवाल एक दो पूछिए फटाफट, है ना। अगर कोई जेन्युइन सवाल है तो पूछो, अन्यथा गुड नाइट, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। कई लोग लिख लिख कर कमेंट हाथ दर्द कर गया होगा, है ना। चलिए, पर्दा प्रथा जारी रखना चाहिए। आज के समय में हरिओम इस प्रश्न को पूछने की आवश्यकता है क्या? बलात् नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा से अगर है, राइटिंग स्पीड बढ़ेगा ही, तो वो समाज का पार्ट है ना। हाँ, तो
तो घर में तो विरोध होगा ही, क्योंकि समाज, घर जो है वो समाज से बाहर थोड़ी है। कल यही रोल ऑफ विमेन का कोमल जितना बचा हुआ पाठ पढ़ के आना, कल कुछ करंट और कुछ हिस्ट्री का जो थोड़ा बहुत पाठ है वो बता देंगे। बायोटेक्नोलॉजी इस विचार, कहां से स्वामी जी, कौन लिंक लेकर आते हो? यहां पर सोशल मीडिया का सवाल को है, रिश्तों को कमजोर और मजबूत दोनों किया है, कमजोर भी किया है, मजबूत किया है। डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया को कितना लाइटली या सीरियस लेते हैं, उस पर कितनी आपकी डिपेंडेंसी, जरूरत से ज्यादा होगी तो रिश्ते कमजोर होंगे, है ना। सोशल मीडिया पर अगर हमारी निर्भरता बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वह संबंधों को कमजोर करेगा। जीवन के हर क्षेत्र में इंटरवीन कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन में, पति पत्नी, बाल बच्चा, हर जगह। हाँ चलिए, शुभ रात्रि, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। पढ़कर आइएगा कल, है ना।